अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। भविष्य दर्पण के आज के विशेष एपिसोड में हम बताएंगे कि कैसे जोशी मठ में प्रलय होने के पश्चात कलयुग का अंत और सतयुग का होगा शुभारंभ। इससे पूर्व भी हम अपने कार्यक्रम में दर्शकों को सावधान कर चुके हैं कि कलयुग अपने अंतिम चरण में विशाल से विशालतम प्रलय जैसी जनसंहारी घटनाएं घटाने जा रहा है। किंतु हमारी इस बात पर कुछ दर्शक हमारा उपहास करते हैं और कहते हैं कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। हम भी ये नहीं चाहते कि संसार में प्रलय आए और मानव सभ्यता नष्ट हो जाए, किंतु समय के प्रवाह को रोका नहीं जा सकता। जिसका आदि है उसका अंत सुनिश्चित है और कहते हैं कि जिस दिन बीज से अंकुर फूटता है उसी दिन से उसके विनाश का समय भी लिख दिया जाता है। तो जिस प्रकार से जनवरी 2023 के पहले सप्ताह में ही उत्तराखंड के पौराणिक शहर जोशीमठ में लगभग 1000 घरों में दरारें दिखी हैं, उसने ये स्पष्ट कर दिया है कि देवभूमि से पृथ्वी पर प्रलय का आरंभ हो चुका है। जोशीमठ धाम केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम का मुख्य द्वार है, किंतु बढ़ते भूस्खलन के कारण हो सकता है कई युगों पूर्व आदि शंकराचार्य ने जो भविष्यवाणी की थी वह कहीं सत्य न हो जाए। धार्मिक ग्रंथों में भी लिखा है कि एक दिन केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे तीर्थस्थल विलुप्त हो जाएंगे और उसके पश्चात भविष्य बद्री नाम से एक नए तीर्थ का जन्म होगा। जोशीमठ में स्थित नृसिंह मंदिर, जहां भगवान बद्रीनाथ की शीतकालीन गद्दी है, यहां मंदिर में भगवान नृसिंह की एक प्राचीन मूर्ति है। इस प्रतिमा की विशेषता यह है कि इसमें भगवान का एक बाजू सामान्य है एवं दूसरा काफी पतला है। कहा जाता है कि जिस दिन ये बाजू पतला होकर अलग हो जाएगा उसी दिन प्रलय आ जाएगा। ऐसा भी देखा जा रहा है कि भगवान नृसिंह का हाथ दिन प्रतिदिन पतला ही होता जा रहा है। आदि शंकराचार्य जिन्होंने जोशीमठ की स्थापना की थी, उन्होंने भी कहा था कि एक दिन नर नारायण पर्वत मिलकर एक हो जाएंगे और बद्रीनाथ धाम विलुप्त हो जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि जोशीमठ के नृसिंह मंदिर में ही एक शिला है जिस पर भगवान की आकृति धीरे धीरे उभर रही है। जिस दिन ये आकृति पूरी तरह स्पष्ट होकर उभर जाएगी उसी दिन भगवान विष्णु अपने भक्तों को भविष्य बद्री में दर्शन देंगे। रामायण और महाभारत काल से ही केदारनाथ धाम का अस्तित्व माना जाता है। रामायण काल में जब लक्ष्मण जी को मेघनाथ ने शक्ति बाण मारा था और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तब हनुमान जी जोशीमठ आए थे और यहीं से वो संजीवनी बूटी ले गए थे। किंतु रावण ने हनुमान जी को संजीवनी बूटी ले जाने से रोकने के लिए काल नेमी नामक राक्षस भेजा था, जिसका वध हनुमान जी ने जोशीमठ में ही किया था। जहां पर कालनेमी का वध हुआ था वहां की मिट्टी आज भी लाल कीचड़ जैसी दिखाई देती है। महाभारत काल में महर्षि वेदव्यास ने पांडवों को ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के लिए यहीं पर पूजा पाठ और श्राद्ध करने को कहा था। देवतागण भी भगवान शिव का दर्शन करने यहीं आते हैं और ये भगवान शिव की पहली निवास स्थली मानी जाती है। इस पवित्र धाम के विषय में कहा जाता है कि इसकी स्थापना भगवान विष्णु ने की थी और देवशयनी एकादशी के पश्चात भगवान इसी स्थान पर विश्राम करते हैं। बद्रीनाथ को सृष्टि का वैकुंठ धाम भी कहा जाता है। जोशीमठ से बद्रीनाथ 45 किलोमीटर दूर एवं केदारनाथ 50 किलोमीटर दूर है। केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर में स्थापित कई ग्रंथों में ये भविष्यवाणी बहुत पहले ही की जा चुकी है कि जय विजय यानी नर और नारायण पर्वत मिलने के पश्चात भविष्य में जोशीमठ क्षेत्र में भूकंप, सूखा एवं प्रलय जैसी घटनाएं एक साथ घटेंगी। कहा यह भी जाता है कि जिस दिन जोशीमठ के नरसिंह मंदिर की मूर्ति धीरे धीरे खंडित हो जाएगी और बद्रीनाथ व केदारनाथ जैसे महत्वपूर्ण तीर्थस्थल लुप्त हो जाएंगे। जोशीमठ का एक नाम ज्योतिर्मठ भी है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों में से एक यहां पर है। 7वीं सदी में यह स्थान कत्यूरी वंश के अधीन रहा था एवं एक समय में उन्होंने इसे अपनी राजधानी भी बनाया था। भगवान विष्णु का एक मंदिर है जिसे वासुदेव नृसिंह मंदिर कहा जाता है। शीतकाल में जब बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं तब भगवान बद्रीनाथ की प्रतिष्ठा इसी मंदिर में की जाती है। 6 माह श्रीहरि यहीं पर निवास करते हैं। बद्रीनाथ की मूर्ति शालिग्राम शिला से बनी हुई है। चतुर्भुज ध्यान मुद्रा में है। मंदिर में बद्रीनाथ की दाहिनी ओर कुबेर की मूर्ति भी है। उनके सामने उद्धव जी हैं तथा उनकी उत्सव मूर्ति है। उत्सव मूर्ति शीतकाल में बर्फ जमने पर जोशीमठ में लाई जाती है। उद्धव जी के पास ही
चरण पादुका भी है। बाईं ओर नर नारायण की मूर्ति है। इनके समीप ही श्रीदेवी और भूदेवी हैं। भविष्य बद्री में आज भी भगवान विष्णु की पूजा की जा रही है और ये स्थान चमोली में जोशीमठ के पास सुबैन तपोवन में स्थित है। वर्ष 1939 में एक वैज्ञानिक ने यह पता लगाया था कि जोशीमठ एक लैंडस्लाइड पर बसा हुआ है। वो लैंडस्लाइड बहुत अस्थिर है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के विकास कार्य करना या बसावट करना बहुत हानिकारक माना गया था। अब यहाँ पर पहाड़ों को खोदकर सड़कों का जाल बिछा दिया गया है। अंधाधुंध तरीके से वृक्षों का काटना और भूमि के कटाव के कारण अब ये क्षेत्र भूधसाव का केंद्र बन गया है। जोशीमठ कई पावर प्लांट से भी युक्त हो चुका है। बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम भी वहाँ हो रहा है। जोशीमठ से एक लंबी सुरंग भी बनाई गई है तपोवन से हेलंग के बीच में जोशीमठ और औली है। ये सुरंग करीब 1 किलोमीटर के निचले इलाके में बनाई गई है। वर्ष 2009 में हेलंग से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर इस सुरंग में एक टनल बोरिंग मशीन फंस गई थी। इस मशीन ने जमीन के नीचे एक पानी के स्रोत को पंक्चर कर दिया था, जिसके चलते 1 माह तक पानी रिसता रहा। इसने भीतर की भूमि में दरारें पैदा कर दी हैं। सुरंग में जो पानी घुसा था, क्या वो अब रिसकर जोशीमठ में निकल रहा है? सुरंग के कारण प्राकृतिक दरारों के सक्रिय होने की संभावना भी अब बढ़ गई है। जोशीमठ से ठीक नीचे की ओर औली के पीछे भूमि के अंदर एक बहुत बड़ी दरार मैन सेंट्रल थ्रस्ट MCT गुजरती है। ये हेलंग से तपोवन तक जाती है। इसके पास 2 छोटी दरारें वैकृता थ्रस्ट VT और पिंडारी थ्रस्ट PT भी गुजर रही है। ये दरारें हिमालय पर्वत के बनने के दौरान बनी थीं। इन्हीं के ऊपर ये संपूर्ण क्षेत्र स्थित है। जोशीमठ से पहले एक सड़क बद्रीनाथ और हेमकुंड की ओर जा रही थी, लेकिन अब जोशीमठ को बाईपास करके नीचे से एक सड़क बनाई जा रही है। इसके लिए पहाड़ की तलहटी को काटा जा रहा है। डायनामाइट लगाकर विस्फोट किए जा रहे हैं, जिससे चट्टान कमजोर होती जा रही है। ऐसा सिर्फ जोशीमठ के आसपास ही नहीं हो रहा है, संपूर्ण उत्तराखंड में इस प्रकार के विकास कार्य हो रहे हैं। अब यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि भविष्य में जोशीमठ जमींदोज हो जाएगा। यहां से गुजरने वाले बद्रीनाथ हाईवे में भी बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं। भूगर्भ विज्ञानी और प्रशासन ऐसे में लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने में जुटा हुआ है। वहीं भविष्य बद्री के निकटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों के अनुसार बद्रीनाथ एवं केदारनाथ के विलुप्त होने का वर्णन जो है स्कंद पुराण के मानस खंड में भी किया गया है। 70 के दशक में जब इस क्षेत्र में काफ़ी भूस्खलन और भूधसाव सामने आने लगा, तो उसके बाद जो तकनीकी सर्वे किया गया उसमें यह स्पष्ट हुआ था कि यह क्षेत्र ग्लेशियर द्वारा लाई गई मिट्टी पर बसा हुआ है। इसीलिए यहाँ मिट्टी धूसर है और जल्दी ही धंस सकती है। जोशीमठ में स्थापित एशिया के सबसे बड़े रोपवे पर भी अब संकट का दरार मंडराने लगा है, जबकि रोपवे का एक टावर प्रशासन के द्वारा असुरक्षित क्षेत्र में घोषित किया गया है। जोशीमठ एक प्राचीन भूस्खलन स्थल पर स्थित है, यानी ये स्थान कोई स्वनिर्मित पहाड़ नहीं बल्कि रेत और पत्थरों के ढेर पर है। इस स्थान पर भूस्खलन के लिए अलकनंदा और धौली गंगा नदियां उत्तरदायी हैं। वहीं इस स्थान पर निर्माण और जनसंख्या बढ़ती है तो भूस्खलन तीव्र हो सकता है। पानी के बहाव से मिट्टी बह रही है। इस क्षेत्र में निर्माण पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। मिट्टी और स्थल की भार वहन क्षमता का निरीक्षण करने के बाद ही निर्माण कार्य की अनुमति दी जानी चाहिए थी। खुदाई पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना चाहिए। सड़कें बनाने के लिए पहाड़ों को खोदना हो या विस्फोटकों से रास्ता साफ करने की कोशिश हो, इससे भी आपदा आ सकती है, इसलिए इसमें भी सावधानी बरतनी होगी। तो दर्शकों, मानव अपने विकास के द्वारा ही अपने अंत का मार्ग भी सुनिश्चित कर रहा है। तो दर्शकों, ये था जोशीमठ के भविष्य को लेकर के हमारा ज्योतिषी आकलन। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा? आप अपनी राय हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप हमें हमारे मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर अपनी राय प्रेषित कर सकते हैं। आप हमारे ईमेल ID akhandmanthan@gmail.com पर भी अपनी राय प्रेषित कर सकते हैं। धन्यवाद दर्शकों, अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान करने के लिए। आशा करते हैं कि आप इसी प्रकार से हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। यदि आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार में हम आप सभी दर्शकों का सहयोग चाहते हैं। आशा है कि पूर्व की भांति आप अपना सहयोग हमें प्रदान करते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।